नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, और नहीं भी चल रही है तो बस पढ़ाई से कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। मैं तो आपसे यही कहूँगी, आगे आपकी मर्जी। ठीक है, आज जो हमारे प्रश्न होंगे हेल्थ साइंस में, अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग। आपको हमारे चैनल पर सभी लगभग टॉपिक हम धीरे धीरे कंप्लीट ही कर रहे हैं। नया चैनल है लेकिन लगभग हम कोशिश कर रहे हैं सभी टॉपिक कंप्लीट करते चले, लगभग सभी सब्जेक्ट्स के। तो आपको सबसे अच्छा माध्यम है कि आप हमारी प्ले लिस्ट में जाया करें। प्ले लिस्ट में क्या फ़ायदा होता है कि आपको वीडियो ढूंढनी नहीं पड़ेगी, सीधे सीधे आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो आज जो प्रश्न है, अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग की हम बात करेंगे। संक्रामक रोग हम आगे पढ़ेंगे, इसी वीडियो में पढ़ेंगे, एक दो वीडियो के बाद, या फिर हो सकता है इसी के बाद उसी का नंबर हो। ठीक है, तो संक्रामक रोग अलग विषय है, लेकिन हम आज पढ़ रहे हैं अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग। हालांकि ये रोग भी जो है एक तरीके के संक्रामक रोग ही हैं। ओके, संक्रामक रोगों को हम आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे। तो आज हमारी क्लास है जल से फैलने वाले रोग, और कल की क्लास भी आप जरूर देखिएगा। जल से संबंधित हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न कल की क्लास में किए। और इस क्लास की जो खूबी क्या है, वो इस समय जो चल रही है, इस समय जो ये टॉपिक हमने उठाए हैं SCERT से उठाए हैं, मतलब आपकी जो 9, 10, 12 की बुक है वहाँ होम साइंस से ये प्रश्न आ रहे हैं। और ये टॉपिक वाइज भी चल रहा है आपका, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है TGT PGT के लिए। और कितने प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं ये आपको पेपर सॉल्व करने के बाद ही आज का पता चलेगा। ओके, आपको खुद लगेगा अरे ये प्रश्न तो आया था। यही देख लीजिए, पेचिस हैजा टाइफाइड रोग कहलाते हैं। जल संवाहित रोग, वायुजनित रोग, संक्रामक रोग या निम्न में से एक से अधिक। तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर होगा क्या होगा? डी ऑप्शन, निम्न में से एक से अधिक होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो पेचिस हैजा और टाइफाइड रोग हैं, ये एक तो ये जल संवाहित रोग हैं, जल संवाहित रोग हैं क्योंकि जल से फैलते हैं। दूसरा ये संक्रामक भी है। तो ए और सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है, हैजा रोग का वाहक कौन है? क्या कॉमा बैसिलस है, या बी ऑप्शन है विब्रियो कॉलोरा है, या सी ऑप्शन ए सही है, या डी ऑप्शन ए बा बी दोनों सही है? किसकी बात हो रही है? हैजे रोग का कारण पूछा जा रहा है आपसे, इनमें से क्या है? किसको ये आंसर पता? और ये आंसर आपको पता भी होना चाहिए। हैजा रोग का वाहक आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, ए बा बी दोनों सही है। क्यों? क्योंकि ये फैलता किसके द्वारा है? कॉमा बैसिलस के द्वारा फैलता है। लेकिन कॉमा बैसिलस के द्वारा फैलता है, और इस कॉमा बैसिलस को जो रोगाणु है, क्या है ये? एक रोगाणु है भाई, एक रोगाणु है। रोगाणु मतलब रोग को फैलाने वाला। ठीक है, ये कॉमा बैसिलस रोगाणु को हम विब्रियो कॉलरा भी कहते हैं। हैजा और डायरिया में हमेशा डिफरेंस याद रखिएगा। डायरिया जो होता है ज़्यादातर बच्चों को होता है, ठीक है, और जो कॉलरा है वो किसी को भी हो सकता है, बड़े लोगों को ज़्यादातर ये घसीटता है। ठीक है, और कॉलरा गंभीर बीमारी है, ये भी ध्यान रखिएगा। हालांकि डायरिया भी कोई ऐसी नॉर्मल बीमारी नहीं है, लेकिन कॉलरा और हैजा दोनों अलग हैं, लगते एक जैसे। ओके, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कॉमा का आकार मतलब आप जानते हैं इस तरीके से क्या होता है ये, जैसे कॉमा होता है, मैं मोटा बनाना चाह रही हूँ इसलिए गड़बड़ कर दिया। या ऐसे इस तरीके से ये कॉमे के आकार का आकृति होती है, या इस तरीके से कह सकते हैं कॉमे के आकार का ये होता है। ओके, इसका आकार याद रखिएगा, कॉमा के आकार का ये होता है। अगर थोड़ी सी बात करें, ये जीवाणु किसमें? पानी में पनपते हैं, ये पता है, पानी में पनपते हैं और यहीं पर ये बढ़ते हैं। जो ये बीमारी होती है हैजा की, इसके जो ये रोगाणु होते हैं जिसे हम कॉमा बैसिलस या विब्रियो कॉलरा कहते हैं, इनके विषय में ध्यान रखना, ये पॉइंट पूछे जा सकते हैं। फैक्ट मैं जल्दी जल्दी आपको बता दे रही हूँ, बहुत जल्दी से। क्या होता है, ये अधिक गर्मी और अधिक सर्दी सहन नहीं कर पाते हैं। अधिक सर्दी और अधिक गर्मी ये सहन नहीं कर पाते हैं, इनके विषय में पूछा जाए, ध्यान रखिएगा। गर्मी और सर्दी ये सहन नहीं कर पाते, कौन सी? अधिक वाली जो होती है। ठीक है, सहन नहीं कर पाते। और ये कैसे फैलती कैसे हैं? ये जो मक्खियाँ होती हैं, मान लो किसी व्यक्ति को कॉलरा या हैजा हुआ है, हैजा को इंग्लिश में कॉलरा कहते हैं। ठीक है, किसी को ये समस्या है, अब वो गया फ्रेश होने तो उसकी गंदगी में बैठ गए। हालांकि अब तो शौचालय बन गए हैं हर जगह, लेकिन ये जो टॉपिक हैं ये पुराने हैं। और आज भी अभी आप अंदर गांव में जाओगे तो अभी बहुत से लोग हैं, शौचालय होते हुए उनकी आदत है, वो अभी भी इस मानसिकता से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो वहाँ अभी भी ये हैजा वाली समस्याएं रहती हैं। ठीक है, क्योंकि ये ख़त्म नहीं हुआ है जल से रोग, तो इसलिए हमें ये पढ़ना है अभी भी। तो क्या होता है, उनके मल पर, या जो वो लोग उल्टी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो मक्खी जो होती है ना, वो उनके उस पर बैठ जाती हैं। फिर वो जाकर आप खा रहे हो, घर में कोई भी खाना खा रहा है या कुछ भी खुला रखा है, उसमें वो बैठ जाती हैं। ठीक है, खुला खाना या कुछ भी पानी रखा उसमें बैठ जाएंगी, और ये क्या करती हैं? दूषित कर देती हैं। और वो जो खाना है या पानी है, जो भी व्यक्ति पिएगा खाएगा,
वो व्यक्ति बीमार हो जाएगा। तो हो गया ना संक्रामक रोग। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, हैजे के उपचार में ये कार्य करना लाभदायक होगा। ए ऑप्शन है पोटेशियम परमैंगनेट का घोल, बी ऑप्शन है एनीमा लगाना या नमक के घोल का टीका लगाना, सी ऑप्शन है संतरे का रस, जौ का पानी, अंडे की सफ़ेदी व चावल का मार देना, या डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो जो हैजे का उपचार होता है इनमें ये सभी तत्व आवश्यक हैं। पोटेशियम परमैंगनेट का घोल भी दिया जा सकता है लेकिन मात्रा कम रखनी है, ठीक है, ज़्यादा मात्रा में नहीं देना है, थोड़ा सा दिया जा सकता है। एनीमा लगाना भी यहाँ पर सही माना जाता है, और नमक के घोल का टीका तो लाभदायक होता है ये, क्योंकि नमक की और कह सकते हैं पोटेशियम सोडियम की कमी हो जाती है इसमें। और संतरे का रस तो जौ का पानी ये भी ज़रूरी है, दिए जा सकते हैं। और अंडे की सफ़ेदी चावल का मार तब देना है जब उसको क्या है थोड़ी भूख ऊख लगे और थोड़ी कंडीशन सही हो, तो ये सारी चीज़ें भी दे जा सकती हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, बाजार से लाई गई सब्जियों को धोना चाहिए लाल दवा से, पानी से, रोगाणुनाशी विलयन से, डी ऑप्शन उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो यहाँ पर जो रोगाणुनाशी विलयन है इस पे आंसर मत दे देना, क्योंकि ज़रूरी नहीं रोगाणुनाशी विलयन कौन सा ये तो नहीं बताया ना इन्होंने। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा लाल दवा। ठीक है, बाजार से लाई गई सब्जियों को लाल दवा डाल के पानी में तब धोना चाहिए, सादा पानी से भी नहीं धोना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसे मोतीझरा, आंत्रज्वर, मियादी बुखार भी कहा जाता है। क्या हैजा को, क्वेश्चन तो पढ़ लिया होगा, बी ऑप्शन है टाइफाइड को, सी ऑप्शन है मलेरिया को, डी ऑप्शन है पेचिस को। तो इसे मोतीझरा, मियादी और आंत्रज्वर किसे कहते हैं हम? टाइफाइड को कहते हैं। टाइफाइड कहते हैं अगर एक बार हो जाए और आप सही से ट्रीटमेंट ले लो तो ये रिपीट नहीं होता है, और रिपीट हो भी जाता है तो इसके जो मतलब अगर मतलब आप उसको बिगाड़ ना लो, बिगाड़ने का मतलब अगर आप समय पे दवाई ले लो, ठीक है, तो ये बिगड़ता नहीं है, लेकिन बिगड़ जाता है तो ज़रूर परेशान करता है टाइफाइड। तो अगर आप शुरुआत में दवाई ले लो, और कहते हैं एक बार अगर ये हो जाए टाइफाइड तो इसके जो इसकी क्षमता हमारे शरीर में विकसित हो जाती है इसको बर्दाश्त करने की, तो दोबारा हमें ये समस्या नहीं होती है। ठीक है, दोबारा हमें समस्या ये नहीं होती है टाइफाइड की, और होती भी है तो पहली वाली ज़्यादा गंभीर होती है, उसके बाद वाली इतनी गंभीर नहीं होती है। तो इसको हम टाइफाइड कहते हैं। आंतज्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि आंतों पर सूजन हो जाती है और ग्रंथियाँ सूज जाती हैं आंत की, छोटी आंत बड़ी आंत आपने पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, टाइफाइड रोग को मियादी बुखार कहा जाता है क्योंकि डैश, क्या बुखार की अवधि इसमें तीव्र होती है? बी ऑप्शन बुखार निश्चित अवधि में उतरता है, सी ऑप्शन बुखार जल्दी नहीं उतरता, डी ऑप्शन मृत्यु के भय के कारण। जो टाइफाइड रोग को मियादी बुखार क्यों कहा जाता है ये बताना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगी, टाइफाइड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी एक निश्चित अवधि होती है। ओके, 7 से 21 दिन चलता है टाइफाइड रोग जो होता है, वो लगभग 7 से 80 दिन का माना जाता है, इसीलिए एक निश्चित अवधि में उतरता है, इसीलिए इसको मियादी कहते हैं। तो कह सकते हैं मियादी का अर्थ है ये। ठीक है, बुखार का निश्चित अवधि में उतरना मियादी बुखार का अर्थ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, ये रोगाणु आकार में छोटा तथा रेंगने वाला होता है। ए ऑप्शन कॉमा बैसिलस, बी ऑप्शन है साल्मोनेला टाइफी, सी ऑप्शन है बैसिलस रोगाणु, या डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। जल्दी से बात कीजिए, बताइए। ये रोगाणु छोटा आकार में और कैसा होता है? रेंगने वाला होता है, छोटा होता है, मोटा होता है और रेंगने वाला ये रोगाणु होता है। किसका है ये? तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन साल्मोनेला टाइफी। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। साल्मोनेला टाइफी जो होता है छोटा मोटा तथा रेंगने वाला होता है, ये इस तरीके का होता है। मान लो ये कीड़ा है, मैं बड़ा सा बना दे रही हूँ पर इतना बड़ा नहीं होता है कि आपको दिख जाए। ठीक है, इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। ओके, इस तरीके से ये होता है, लेकिन मैंने भी थोड़ा गलत ही बना दिया। ये यहाँ पर पतला, ठीक है, आगे से पतला होता है और पीछे का भाग जो होता है गोल मोटा होता है। ठीक, इस तरीके से ये होता है। ओके, पीछे का भाग मोटा होता है, नीचे आगे का भाग पतला होता है। तो इसको हम कहते हैं क्या? साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी किसका है भाई? ये किसको फैलाता है? टाइफाइड रोग का वाहक है, टाइफाइड का ये वाहक है। ओके, तो इसका भी पता चल गया आपको, हैजा का भी पता चल गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, टाइफाइड के रोगाणु सर्वाधिक पाए जाते हैं मनुष्य की त्वचा पर, मल में, मूत्र में, या इनमें से सभी जगह? सबसे ज़्यादा जो है कहाँ पर पाए जाते हैं ये बताना है। तो जो ये मतलब पाए तो सभी जगह जाएंगे टाइफाइड के रोगाणु, लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं सी ऑप्शन मूत्र में। कम से कम जो टाइफाइड के रोगाणु होते हैं वो 25 से 30% यहीं पाए जाते हैं। ओके, उसके बाद सभी जगह मिलते हैं, थोड़े बहुत
शरीर के, ठीक है, मतलब जो भी चीज़ें हैं, मल है, त्वचा, उन पे, लेकिन सबसे ज़्यादा मूत्र में 25 से 30% ये रोगाणु पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, टाइफाइड रोग का संप्राप्ति काल है 7 से 8 दिन, 7 से 10 दिन, 7 से 15 दिन या 7 से 21 दिन। तो अभी हमने आपको जस्ट बताया था, ये वैसे तो क्या है, इसका संप्राप्ति काल 7 से 21 दिन है, लेकिन कभी कभी क्या होता है 4 दिन से, कभी कभी बाई चांस आपको ये ऑप्शन ना मिले तब आप इसको टिक करिएगा, तो ये ज़रूर मिलेगा 4 दिन से लेकर 40 दिन का भी हो जाता है कभी कभी, जो मैंने बताया ना, कंडीशन बिगड़ जाए तब। ओके, आपने शुरुआत में ध्यान नहीं दिया तब। क्वेश्चन नंबर 10 है, टाइफाइड में बुखार होता है, धीरे धीरे ज्वर बढ़ता है। बी ऑप्शन है, पहले सप्ताह में ज्वर होगा, यहाँ पे जो नहीं होगा, ज्वर बढ़ता चला जाता है। सी ऑप्शन है, सप्ताह के अंतिम दिनों में ज्वर अत्यधिक तीव्र हो जाता है। डी ऑप्शन है, उपर्युक्त सभी। टाइफाइड में बुखार की क्या कंडीशन होती है? तो इसमें ये सच्चाई है, ये क्या है, धीरे धीरे बढ़ता है। जो टाइफाइड का बुखार होता है, फीवर होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, और पहले सप्ताह में क्या होता है, ये धीरे धीरे बढ़ते हुए क्या होता है, बढ़ता चला जाता है, ठीक है। और अंतिम दिनों में क्या होता है, ये कितना हो जाता है, अत्यधिक तीव्र, मतलब 103, 104, 105, इससे नीचे बुखार मिलता ही नहीं है। ओके, और एक सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, सुबह के टाइम, सुबह से लेकर धीरे धीरे बढ़ता है और शाम के टाइम अत्यधिक तीव्र हो जाता है। मतलब सुबह में बुखार, इसमें प्रातः काल में बुखार कम होगा, लेकिन शाम के टाइम में इसमें बुखार में तीव्रता देखी जाएगी, ठीक है। तो ये लक्षण है, इसके ध्यान रखना। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है आपको कि बुखार सुबह घटता है या शाम को बढ़ता है, इस तरीके से प्रश्न आया है। अगर आपने PYQ लगाया होगा तो आपको पता होगा, और ये सारे SCERT की बुक में प्रश्न आपको मिलेंगे। ओके, हमेशा आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, पेचिस कितने प्रकार का होता है? क्योंकि TGT PGT वाले पढ़ाते ही जाके 10th और 12th वालों को हैं, तो फिर कम से कम इतना तो हमें पता ही होना चाहिए ना, इसलिए यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। 11 क्वेश्चन है, पेचिस कितने प्रकार का होता है? पेचिस 1 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, 3 प्रकार का या 4 प्रकार का? तो जो पेचिस होता है वो आपका होता है बच्चों 2 प्रकार का। कौन कौन सा होता है? पहला होता है एमीबिक पेचिस, एमीबिक, दोनों ध्यान रखिएगा। एक होता है एमीबिक पेचिस, ओके, जो किस वाहक से फैलता है? ये फैलता है एमोएबिया रोगाणु से फैलता है, ठीक है। एमोएबिया, ध्यान रखिए, कौन सा? एमीबिक वाला एमोएबिया रोगाणु से फैलता है। और जो बैसिलस होता है, बैसिलस, और दूसरा कौन सा होता है? बैसिलस। 2 होते हैं, एक होता है बैसिलस। जो बैसिलस होता है आपका, वो फैलता है क्या? वो बैसिलस नामक रोगाणु से फैलता है, सेम है, बैसिलस वाले से फैलता है, ठीक है, बैसिलस रोगाणु से फैलता है। तो ये 2 होते हैं, हमेशा याद रखिएगा, पेचिस। ओके, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक पेचिस मानी जाती है वो आपकी वही होती है, बैसिलस वाली। ओके, बैसिलस वाली जो होती है वो ज़्यादा खतरनाक मानी जाती है। इसमें क्या होता है, ज्वर बुखार भी हो जाता है, लेकिन जो पहली वाली थी एमीबिक, उसमें क्या होता है, जो मल आता है और उसमें थोड़ा बहुत, जैसे कहते हैं ना, किस टाइप से वाइट कलर का या फिर ब्लड जैसी चीज़ आपको देखने को मिलती है। लेकिन जो ये वाला होता है बैसिलस वाला, इसमें सारी समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। रक्त भी आएगा मल के साथ, जो आंत की झिल्ली हैं उनमें घाव हो जाएंगे, ओके, और मतलब बहुत सारी समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 12 में, पेचिस रोग के लक्षण प्रकट होने लगते हैं 2 से 3 दिन में, 1 से 2 दिन में, तीसरा है 3 से 4 दिन में। डी ऑप्शन है 4 से 5 दिन में। पेचिस रोग के लक्षण जो प्रकट होते हैं कितने दिनों में होते हैं, या इसका उद्भवन काल पूछा जाए, उद्भवन काल सबसे अच्छा रहेगा। उद्भवन काल ऐसे पूछा जाता है, आपने पढ़ा भी होगा, उद्भवन काल आते हैं नहीं आते हैं ये प्रश्न बताइएगा। तो ये होता है 1 से 2 दिन का। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, पेचिस रोग में प्रभावित अंग हैं छोटी आंत व बड़ी आंत, यकृत व फेफड़े, यकृत व तिल्ली, हृदय व गुर्दा। तो जो हमारे पेचिस की समस्या होती है उसमें क्या होता है, अभी ब्लड आने लगता है तो क्या प्रभावित है, यकृत और तिल्ली, ठीक है, यकृत और तिल्ली, प्लीहा बोलते हैं, ओके, प्लीहा। जो रक्त होता है वो कहाँ हमारे मरता है, जाके प्लीहा में मिलता है, तिल्ली में मरता है, ठीक है। तो यकृत और तिल्ली यहाँ पर पेचिस रोग में प्रभावित होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, अतिसार के विषय में सत्य कथन पहचाने। यह दूषित जल व भोजन के कारण होता है, प्रायः छोटे बच्चों को होता है। सी ऑप्शन है वर्षा के मौसम में अधिक होता है। डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो अतिसार के विषय में ये सही कथन सभी होंगे। ये क्या होता है, एक तो दूषित जल से होगा या भोजन से होगा, दोनों से भी हो सकता है। मान लो मक्खियाँ तो हैं, खाने पे भी बैठ सकती हैं और जल में भी बैठ सकती हैं।
और छोटे बच्चों को सबसे ज़्यादा होता है, और वर्षा के मौसम में ये अधिक होता है। इसीलिए जो यहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है, जैसे सिक्किम का क्षेत्र आप जानते हो, वहाँ बस वर्षा बहुत होती है, ठीक है। तो ऐसी जगहों पर ये समस्या बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। ओके, समस्या अगर ये हो तो क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए। सबसे अच्छा माना जाता है इसमें मट्ठा और सोडा वाटर और अरारोट, सोडा वाटर और अरारोट का पानी। अरारोट का पानी, अगर आपसे पूछा जाए अरारोट का पानी, क्योंकि आजकल हम अरारोट से बहुत सारी रेसिपी बनाते हैं स्वादिष्ट स्वादिष्ट, जिनसे हमारा पेट खराब हो जाता है, ठीक है। फ्रेंच फ्राइज हम बनाते तो अरारोट, कोई भी हम क्रीमी चीज़ बनाते हैं तो उसमें अरारोट का मतलब पानी डालते हैं। तो क्या है होता है, अरारोट जो है, हालांकि अरारोट नुकसान नहीं देता, लेकिन जो चीज़ें बनती हैं टेस्टी टेस्टी, करारी करारी क्रंची, वो चीज़ें हमें नुकसान दे जाती हैं। तो आप अरारोट का पानी यहाँ पर अच्छा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा रोग अशुद्ध जल से नहीं फैलता। क्या हैजा है, अतिसार है, क्षय रोग है, टाइफाइड है। तो अशुद्ध जल से जो रोग नहीं फैलता है वो होता है क्षय रोग, क्योंकि ये वायु जनित रोग है, वायरस से फैलता है, ठीक है। टीबी जो होती है वायरस से फैलती है, तो सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, जल द्वारा फैलने वाले एक रोग का नाम है प्लेग, मलेरिया, हैजा, पिचेचक। भाई आज कौन कौन चैनल को सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर करेगा हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। तो जल द्वारा फैलने वाला एक रोग का नाम बताना है, प्लेग है, मलेरिया, हैजा है, चेचक है। तो बेसिक क्वेश्चन इतनी बार पढ़ चुके हो, पता चल गया होगा। हैजा जो है जल से फैलने वाला रोग है। मलेरिया मादा एनाफिलीज से फैलता है, चूहे के पिस्सू से प्लेग फैलता है, और चेचक वायरस से फैलता है, ठीक है। हालांकि चेचक एशिया मुक्त हो गया है चेचक की समस्या से। क्वेश्चन नंबर 16 है, लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। ए ऑप्शन है बेरी, बी ऑप्शन है एनीमिया, सी ऑप्शन है मरासमस, डी ऑप्शन है तपेदिक। तो लौह तत्व की कमी से अगर पूछा जाए तो एनीमिया होगा। बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये भी उसी से हैं तो मैंने डाल दिए हैं। बेरी जो होता है विटामिन B1 की कमी से होता है, मतलब थायमीन की कमी से होता है। ओके, मरासमस आप जानते हो प्रोटीन प्लस वसा की कमी से होता है। और ट्यूबरक्लोसिस TB जो होता है किससे होता है, आपका वायरस से फैलने वाला एक रोग है। आंसर मैंने दे दिया ना, एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 17 है, लाल तवा का वैज्ञानिक नाम क्या है। ए ऑप्शन पोटेशियम परमैंगनेट, बी ऑप्शन है कॉपर सल्फेट, सी ऑप्शन है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, डी ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड। और ये प्रश्न भी आया है, मैं कह रही हूँ ना, आप इन बुक्स को जरूर पढ़ के जाइए। तो ये होता है पोटेशियम परमैंगनेट। और करना कुछ नहीं है, आप चैनल से जुड़े रहिए। जो आपका हेल्थ साइंस में इससे पढ़ा रही हूँ वो तो सही है, उसके बाद जैसे ही थोड़ा मुझे मौका मिलता है, क्योंकि मुझे 2-3 विषय की जिम्मेदारी है, बच्चों की कमेंट की बिजनेस में पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अभी एक्सटेंशन एजुकेशन और ये वाला जो विषय है मैं कुछ बच्चों की कमेंट से पढ़ा रही हूँ, ओके। तो उसके कंप्लीट होते हुए मैं SCERT के सारे प्रश्न आपको, चाहे 50-50 हो सके तो 50-50 मैं सभी कंप्लीट करा दूंगी सारे टॉपिक से, ओके, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। तो आप बस चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपका जो पेपर है उससे पहले हो जाएंगे, ओके। लाल दवा का वैज्ञानिक नाम क्या है। ए ऑप्शन पोटेशियम परमैंगनेट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, संक्रामक रोगों से बचाव का मुख्य उपाय क्या है। धूप में बैठना, व्यायाम करना, प्रातःकाल टहलना, या रोगों से बचाव के टीके लगवाना। तो संक्रामक रोग आपको अपनी मांसपेशियां सही करनी है, सुडौल बनानी है, तो आप व्यायाम कर सकते हैं। विटामिन D चाहिए तो आप धूप में बैठ सकते हो, सर्दी के मौसम में आप धूप में बैठ सकते हो, फायदेमंद रहेगा, ओके। हालांकि सूर्य की किरणें आपको फायदेमंद होती हैं। प्रातःकाल टहलोगे तो भी आपकी मसल्स के लिए, मांसपेशियों के लिए बहुत अच्छा है, और भी समस्याओं के लिए, डाइजेशन वगैरह के लिए, हार्ट के सही काम करने के लिए प्रातःकाल टहलना बहुत अच्छा है। लेकिन आपको संक्रामक रोग से बचने का एकमात्र उपाय है कि रोगों के बचाव का आप टीका लगवाएं। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, सुलभ शौचालय बनाए जाते हैं घरों में, सार्वजनिक स्थानों पर, होटल में, या कहीं भी नहीं। तो जो सुलभ शौचालय होते हैं वो कहाँ बनाए जाते हैं, वो बनाए जाते हैं सार्वजनिक स्थानों पर। सार्वजनिक स्थान जो होते हैं हम लोग चलते फिरते इस्तेमाल करते हैं वो होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हमारे शरीर में जल का भाग है 100%, 70 से 75%, 80 से 90%, या 50 से 60%। तो जो हमारे शरीर में जल का भाग है वो होगा बी ऑप्शन, 70 से 75%, ओके। 70 से प्रतिशत जो है शरीर हमारा जल का बना है। क्वेश्चन नंबर 21, जैविक खाद तैयार की जा सकती है। ए ऑप्शन, चाय पत्ती व सड़ी गली सब्जी से, बी ऑप्शन है फल व वृक्षों के पत्ते से, सी ऑप्शन है पशुओं के गोबर से, डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी से। जैविक खाद किससे बना सकते हो आप,
देखो इस समय एक कॉन्सेप्ट बहुत चल रहा है, गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा। तो कूड़ा हमेशा दो तरीके का होता है, एक तो होता है गीला और दूसरा होता है सूखा। तो जो गीला कूड़ा होता है, ओके, गीला कूड़ा जिसे हम क्या कहते हैं, गीले कूड़े को हम कहते हैं कार्बनिक अपशिष्ट। कार्बनिक अपशिष्ट कहते हैं गीले कूड़े को, ध्यान रखना क्या कहते हैं, कार्बनिक अपशिष्ट कहते हैं, अपशिष्ट, कार्बनिक अपशिष्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हो सकता है आपसे पूछा जाए, क्योंकि अभी जल्दी में पेपर हुआ नहीं है और कुछ समय से गीला कूड़ा और सूखे कूड़े का बहुत आप सुन रहे होंगे। ओके, तो कार्बनिक ये अपशिष्ट होता है। तो क्या होते हैं ये कार्बनिक अपशिष्ट, चाय पत्ती हो गई, सड़ी गली सब्जी हो गई, सब्जियों के फलों के छिलके हो गए, ठीक है, फल और फल के जो पेड़ होते हैं या वृक्ष के जो पत्ते होते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो आपकी निकलती हैं, मान लो फल खाते हैं उसका छिलका हो गया, सब्जी काटते हैं उसका छिलका हो गया, पत्ते टूट के गिरते हैं वो हो गए, पशुओं का गोबर होता है, तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये आपके गीला कूड़ा या कार्बनिक अपशिष्ट कहलाते हैं। ठीक है, तो हम इन सभी का यूज़ क्या कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं इनका, हम जैविक खाद बना सकते हैं। ओके, क्लियर हुआ इतना, इससे हम जैविक खाद बना सकते हैं। क्या होता है, इस तरीके के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं इनको हम ढक देते हैं। ढकने से क्या होता है, मच्छर और मक्खी तो इन पर नहीं पनपते, लेकिन कुछ समय बाद इसमें जो गैसें बनती हैं उससे क्या होता है, जैविक खाद तैयार हो जाती है, जो खेतों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपके घर में जो पॉट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। व्यवस्था करके आप घर में, अगर आपके गमले हैं, पॉट्स हैं, तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रख के इस काम को कर सकते हैं। आपके घर में साग सब्जी के छिलके निकलते होंगे, ओके, वेस्ट नहीं करनी। साग सब्जी के छिलके अगर आप खाद ना भी बनाओ तो जानवरों के लिए साफ अलग निकाल के रख दो, गंदे डस्टबिन में ना डालो। ये बहुत गलत चीज़ है कि जानवर हैं वो भी मतलब एक तरीके के जीव हैं, तो उनके लिए आप इतना कर सकते हो। शहरों में वो गली गली में घूमते हैं खाने के लिए, तो वो क्या करते हैं, कूड़े के ढेर से निकाल निकाल के खाते हैं। तो उस आप पदार्थ को, जो छिलके वगैरह हैं, या कोई सब्जी आपके यहाँ ऐसी हो गई है जो सूख गई है, रखे रखे फ्रिज में नहीं बन पाई, तो उन्हें काट के एक तरफ रख दो, जो फल जो वो गाय या जानवर के खाने के काम आ जाए। ठीक है, कोई भी पशु के खाने के काम आ जाए, चाहे गाय हो चाहे भैंस हो, कोई भी हो। ठीक है, खासतौर से शहरों में गाय दिखती है इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो ठीक है, तो ये काम आप कर सकते हो, हालांकि और जैविक खाद भी बना सकते हो। दूसरा होता है सूखा कूड़ा, कार्बनिक अपशिष्ट, अकार्बनिक अपशिष्ट कहते हैं, अकार्बनिक अपशिष्ट। सूखे कूड़े को हम क्या कहते हैं, अकार्बनिक अपशिष्ट, जिससे आप ये काम नहीं कर सकते। तो जैसे क्या हो गया, आपके जो घरों में रोज़ कूड़ा निकलता है झाड़ू लगाते समय, गली मोहल्ले में बहुत सारे कूड़े निकलते हैं, ओके, बाजार में बहुत सारे तरह तरह के कूड़े निकलते हैं, या कांच के टुकड़े हो गए, प्लास्टिक हो गई, ये क्या हो गया, आपका सूखा कूड़ा हो गया। ये क्या हो गया, सूखा कूड़ा आपका हो गया। ओके, पैकिंग के पदार्थ हो गए बहुत सारे, तो ये सारी चीज़ें, पुराने लोहे हो गए, तो इनका आप खाद नहीं बना सकते हो, तो इनको क्या है, आप रीयूज़ कर सकते हो, रीयूज़ कर सकते हो इसको। ओके, रीयूज़ कर सकते हो, इसकी रिसाइकलिंग करा सकते हो, ये सारे काम इसमें कर सकते हो। ओके, तो डी ऑप्शन करेक्ट था यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किस शौचालय का संबंध सेप्टिक टैंक या सीवर पाइप से होता है। ए ऑप्शन है शुष्क विधि शौचालय का, बी ऑप्शन है मलाहरण विधि शौचालय का, सी ऑप्शन है फ्लश शौचालय अर्थात जल संवहन शौचालय का, डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। यहाँ पर बात हो रही है किसकी, सेप्टिक टैंक वाले या सीवर पाइप वाले शौचालय की बात हो रही है आप यहाँ पर। तो जो हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा वो किसकी बात हो रही है, ये हो रही है फ्लश शौचालय। ठीक है, फ्लश शौचालय अर्थात जल संवहन शौचालय की बात हो रही है, जल संवहन शौचालय की बात हो रही है। इसमें क्या होता है आप जानते हो, जो आजकल हम लोग शहरों में, ज़्यादातर आजकल तो गांव में भी हैं, इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या है, मल तो बहकर चला जाता है और पानी क्या है, सेप्टिक टैंक के माध्यम से क्या होता है, रिस कर साफ होकर वो नीचे चला जाता है। ठीक है, वो पानी का यूज़ हो जाता है, और जो मल होता है उसके क्या होते हैं, जीवाणु अपघटित कर देते हैं उसको, तो वो जीवाणु उसको मतलब अपघटित करके ख़त्म कर देते हैं मल के लिए। तो इस तरीके की जो सेप्टिक टैंक वाले जो शौचालय होते हैं वो फ्लश शौचालय या जल संवहन शौचालय कहलाते हैं। अब बात आ रही शुष्क विधि शौचालय या फिर मलाहरण विधि शौचालय, ये जो चीज़ें पुरानी ज़माने में चलती थी वो चीज़ें हैं, या फिर आज के समय में बहुत ज़्यादा जो बैकवर्ड लोग हैं जिनके यहाँ क्योंकि घर घर शौचालय बन गए हैं, लेकिन जो लोग तब भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अभी भी पिछड़े हैं, जहाँ पर सफाई करता मिल जा रहे हैं इन लोगों को, वो लोग करते हैं। हालांकि ये काम नहीं कराना चाहिए, गलत काम है। ठीक है, तो लेकिन ये शौचालय उस टाइप के होते हैं जो शुष्क रूप में प्राप्त होते हैं, जो पहले के समय में हुआ करते थे। गाँव में आदमी लोग बाहर चले जाते थे और जो महिलाएं होती थी घर में जाते थे, फिर कुछ वर्ग के लोग आते थे जो सफाई करके शौच वाली जो चीज़ें थी वो मतलब कहीं भी ले जाते थे। मतलब इस समय विषय में हम इतना बताना चाह रहे हैं कि ये चीज़ें अब नहीं मिलती हैं देखने को। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, जिसमें सेप्टिक टैंक या सीवर पाइप मिलता है वो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, पर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24,
सुलभ शौचालय राष्ट्रीय योजना है राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की, डी ऑपरेट सभी की। तो जो सुलभ शौचालय मेन रूप से जो राष्ट्रीय योजना है वो है केंद्र सरकार की, ठीक है। हालांकि केंद्र सरकार जो है काम करती है किसके लिए, अपने देश के लिए, स्टेट के लिए ही करती है, ठीक है। अपने मतलब संपूर्ण देश के लिए केंद्र सरकार कार्य करती है। ओके, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। सुलभ शौचालय योजना का उद्देश्य क्या है? घर घर शौचालय, आम आदमी को आदर्श शौचालय, सस्ता शौचालय या पक्का शौचालय? तो यहाँ पर जो सुलभ शौचालय का उद्देश्य है वो सिर्फ इतना है कि जो आम आदमी है उसे भी एक आदर्श शौचालय प्राप्त हो सके, ठीक है। तो ये आज की क्लास थी, कैसी लगी हमें बताना ना भूलें। अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करें, शेयर अवश्य करें चैनल को, और सब्सक्राइब आप ज़रूर करें, क्योंकि ऐसी वीडियो मुझे लगता है मैं अभी आपको जो चीज़ें प्रोवाइड करा रही हूँ शायद ही होम साइंस चैनल पे हो सकता है मिलती हो, मैंने नहीं ध्यान दिया हो, ठीक है, ये नहीं कहूँगी। तो मतलब मैं आपको बेस्ट देने की कोशिश कर रही हूँ, मैं इतना कहूँगी, ठीक है। क्योंकि ये जो 9 to 12 क्लास की बुक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है TGT PGT LT ग्रेड GIC इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए। तो लगे रहिए चैनल पर, जुड़े रहिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। मिलते हैं ऐसी वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।